हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। वह सेकंड पार्ट में कुछ आपदाओं के जो प्रकार बचे हैं, सूखा, सुनामी और आपदा संरक्षण, आपदा प्रबंधन, इनके बारे में इस पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी देख लीजिए। तो हम सूखे के बारे में बात करते हैं कि सूखा होता क्या है। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय में सामान्य से कम वर्षा की मात्रा को सूखा कहते हैं। देखिए, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, खासकर जो राजस्थान के जो क्षेत्र होते हैं, मरुस्थल वगैरह, उसमें वर्षा बहुत ही कम होती है, न के बराबर वर्षा होती है, तो उसमें तो सूखा पड़ जाता है, जिससे जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती है और उस पर खेती भी नहीं हो सकती। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि सूखा क्या होता है। सूखा के प्रकार, इसके निम्न 4 प्रकार दिए गए हैं। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, यह एक स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है। वर्षा की कमी, यानी कि सबसे पहला जो कारण होता है सूखा का, वो होता है वर्षा की कमी। आप देख लीजिए, अगर जहाँ भी कम, जिस क्षेत्र में कम वर्षा होगी वहाँ पर सूखा पाया जाएगा आपको। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात के जो कच्छ के जो इलाके हैं, उसमें वर्षा बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पर आपको सूखा पाया जाएगा। कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। जब जल के अभाव से फसलें नष्ट हो जाती है तो उसे कृषि सूखा कहते हैं। दूसरा कारण है इसका जो अपर्याप्त मानसून। तो ये इसके 2 कारण थे। फर्स्ट था वो तो वर्षा की कमी के लिए, और सेकंड है वो अपर्याप्त मानसून। कभी कभी खेत की जो फसलें होती हैं वो नष्ट हो जाती है, उसके कारण भी सूखा होता है, तो इसे कृषि सूखा कहते हैं। अब देखिए, जल विज्ञान संबंधी सूखा, जब धरातलीय एवं भूमिगत जलाशयों में जल स्तर एक सीमा से नीचे गिर जाए और वृष्टि द्वारा भी जलापूर्ति ना हो तो उसे जल विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं। भूमिगत तथा जल सतही का अतिशोषण, यानी कि जिन क्षेत्रों का भूमि जल गिर जाए, यानी कि भूमि जल कम हो जाए, यानी कि अब समझे, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, हमारी भूमि के अंदर जल पाया जाता है, तो कई स्थानों पे वो जल कम हो जाता है, तो उसके कारण भी सूखा पड़ जाता है, तो इसे जल विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है। जहाँ पर जल की कमी हो जाती है, वहाँ पर वर्षा भी नहीं होती इतनी, और जो पृथ्वी के अंदर का जो जल है वो भी कम हो जाता है, तो इस वजह से जल विज्ञान संबंधी सूखा हो जाता है। ये इसका तीसरा कारण था। अब देखिए, पारिस्थितिक सूखा, जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और पर्यावरण में तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसे पारिस्थितिक सूखा कहते हैं। इसमें जल स्तर का घटना, ये भी वही है, जब हमारी प्रकृति में जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जल की कमी हो जाती है और उत्पादकता में कमी हो जाती है। उत्पादकता मतलब है जो उत्पादन के साधन हैं, यानी कि खेतों में उत्पादन भी कम हो और वो भूमि बंजर हो जाए, और जो उस भूमि का जो पानी है उसमें वो भी सोख जाए, तो उसे पारिस्थितिक सूखा कहते हैं। अब देखिए, सूखे से निवारण के उपाय। लोगों को तत्कालीन सेवाएं प्रदान करना, जैसे सुरक्षित पेय वितरण, दवाइयों, पशुओं के लिए चारा, व्यक्तियों के लिए भोजन तथा उन्हें सुरक्षित स्थान प्रदान करना, यानी कि लोगों को तत्काल सेवाएं प्रदान करना, यानी कि जो क्षेत्र सूखे हैं उन पर जो जो क्षेत्र सूखे हैं, वहाँ जहाँ पर मतलब वर्षा नहीं होती, वहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर लोगों को पीने का जल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्षेत्रों पर सरकार को उन्हें जल उपलब्ध करवाना चाहिए, दवाइयाँ भी उपलब्ध करवानी चाहिए, पशुओं के लिए चारा भी, क्योंकि ऐसी भूमि पर ना खेती होगी तो चारा कहाँ से आएगा, व्यक्तियों के लिए भोजन तथा उन्हें सुरक्षित स्थान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र सूखे होते हैं वहाँ से उन लोगों का विस्थापन करके दूसरे क्षेत्र में उनका विस्थापन करना चाहिए। नेक्स्ट, इसका जो निवारण का उपाय है वो देखिए, भूमि जल भंडारों की खोज करना। भूमि जल भंडारों की, यानी भी मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर जल का भंडार, यानी जल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, ऐसी भूमि का खोज करना। भौगोलिक सूचना तंत्र, जो जीपीएस है,
की सहायता ली जा सकती है। यानी कि जीपीएस ऐसा तंत्र है जो ऐसे जगह को खोजता है जहाँ पर जल होता है या फिर जहाँ पर जल अत्यधिक पाया जाता है। वर्षा के जल का संग्रहण एवं संचय करना तथा इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना तथा नदियों पर छोटे बांधों का निर्माण करना। जो सूखा पड़ता है ना वो भी मनुष्य की एक क्रिया के कारण ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जहाँ उन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है जहाँ पर वृक्ष नहीं होते। अगर उस क्षेत्र में वृक्ष होंगे तो सूखा पड़ेगा नहीं, क्योंकि वृक्ष होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगी। तो ये भी मनुष्य के कारण ही सूखा पड़ता है, क्योंकि मनुष्य वनों का विनाश करता है और इस कारण सूखा पड़ता है। तो इसलिए लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और नदियों पर छोटे बांधों का निर्माण करें, जिससे कि आने वाले समय में सूखा ना पड़े। अधिक अधिक जल वाले क्षेत्रों को निम्न जल वाले क्षेत्रों से नदी तंत्र की सहायता से आपस में जोड़ना। जो अधिक जल वाले क्षेत्र हैं उनको निम्न जल वाले क्षेत्रों से नदी तंत्र की सहायता से जोड़ना, यानी कि वहाँ पर नहर बनाई जाए उसे, जिससे उस क्षेत्र में भी जल उपलब्ध हो सके। वृक्षारोपण, अभी मैंने बताया, वृक्षारोपण द्वारा वन क्षेत्र को बढ़ाकर सूखा से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। वृक्षारोपण क्या होता है? अधिक से अधिक वृक्ष उगाना। अगर लोगों को ये प्रोत्साहित किया जाए कि अगर तुम अधिक से अधिक वृक्ष लगाओगे तो सूखे की नौबत ही नहीं आएगी, सूखा पड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए ये भी एक उपाय हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। अब देखिए आप, सूखा कैसा होता है। इस भूमि में बताइए क्या खेती होगी? ये बिल्कुल बंजर भूमि है और ये बारिश के कारण ही होती है कि यहाँ पर कम बारिश होती है, तो इसलिए ये सूखा पड़ जाता है, क्योंकि भूमि में फिर दरारें पड़ने लगती है पानी की कमी के कारण, इसलिए ये सूखा होता है। अब देखिए हम सुनामी के बारे में बात करते हैं। सुनामी क्यों आती है? देखिए ज़्यादातर जो सुनामी आती है वो भूकंप एवं ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा आती है, क्योंकि जब भूकंप आते हैं तो एकाएक जब जो समुद्र का जो पानी होता है उसमें हलचल उत्पन्न हो जाती है और वो हलचल सुनामी का रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए जो ज़्यादातर जो सुनामी आती है वो भूकंप के द्वारा आती है। तो इसके जो कारण है वो देखिए, सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। यानी कि आपको अगर पूछ लिया जाए कि सुनामी क्यों आती है तो वो इस कारण ही आती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप का आना, ज़्यादा से ज़्यादा भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाएं आदि होना सुनामी का कारण कहलाती है। अब देखिए सुनामी के प्रभाव, सुनामी की क्या क्या प्रभाव होते हैं, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए सुनामी बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे इलाके जहाँ समुद्र के जो आसपास के इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, उनमें सुनामी आने का ज़्यादा खतरा होता है वहाँ पर, क्योंकि समुद्र में ज़्यादा सुनामी आती है। तो इसलिए जो तटीय इलाके के जो लोग हैं वो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, उनसे सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सुनामी समुद्र तट पर विराट लहरों के रूप में अपार शक्ति के साथ प्रहार करती है। विराट लहरों का मतलब है सब ऊंची ऊंची लहरें, और बिना किसी चेतावनी के पानी की बम की तरह टकराती है। ये घरों को गिरा देती है। यानी कि जो तटीय इलाके उनमें ज़्यादा ही उनमें उनको ज़्यादा नुकसान होता है, जबकि जो मध्य इलाके हैं, जो राजस्थान वगैरह या मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं उनमें सुनामी का प्रभाव नहीं देखा जाता, क्योंकि जो समुद्र के पास के इलाके हैं उनमें ही सुनामी ज़्यादा आती है। सुनामी समुद्र में आती है और उसके आसपास के इलाके डूब जाते हैं और तबाही मच जाती है। इसलिए आसपास के जो इलाके होते हैं, तटीय इलाके, गुजरात के इलाके या गोवा के इलाके, केरल के इलाके, इनमें ज़्यादा सुनामी आती है और ये इलाके पूरी तरह से डूब जाते हैं। गाँव को बहाकर ले जाती है। जब एक सुनामी आती है तो पूरे गाँव को नुकसान होता है। पेड़ों व बिजली के खंभों को उखाड़ देती है, नाव को तट से दूर बहाकर ले जाती है और अंत में वापस जाते समय हजारों असहाय पीड़ितों को समुद्र में घसीट कर ले जाती है। सुनामी का प्रभाव बहुत ही विध्वंसकारी होता है। जो सबसे खतरनाक मानी जाती है वो सुनामी मानी जाती है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब देखिए सुनामी, ये सुनामी है, जब आती है तो सारा पानी बाहर शहर की तरफ आ जाता है, तो पूरा शहर डूब जाता है। इससे सुनामी बहुत ही खतरनाक होती है। अब देखिए बाढ़, भारत में बाढ़ क्यों आती है? देखिए बाढ़ क्या होती है, ये भी सुनामी जैसा होता है, लेकिन ये सुनामी का छोटा रूप है। बाढ़ सुनामी का छोटा रूप है, क्योंकि सुनामी जो आती है वो बड़े महासागरों में, सागरों में आती है।
लेकिन जो बाढ़ आती है वो नदियों में आती है। जब नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, यानी कि कभी तेज वर्षा के कारण या जब जल में बढ़ोतरी हो जाती है, तो वो जल जो नदियों का पानी वो बाहर आ जाता है और यही बाढ़ कहलाती है। तो देखिए भारत में बाढ़ क्यों आती है। वर्षा ऋतु में नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। जब अत्यधिक वर्षा होती है तो नदियों का जल भी बढ़ेगा। तब वह नदी के तटबंधों को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों, खेतों और आसपास की जमीन के निचले हिस्सों में बाढ़ के रूप में फैल जाता है। भारी वर्षा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बांध टूटने और प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानव के कुछ अवांछित क्रियाकलाप भी बाढ़ को लाने में सहायक होते हैं। बाढ़ इसलिए आते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वर्षा होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नदियों में पानी भर जाता है तो वो बाढ़ का रूप ले लेती है और बाढ़ आती है। अब देखिए बाढ़ को रोकने के उपाय। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नदियों के तटबंध बनाना, नदियों पर बांध लगाना। बांध इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बाढ़ कम से कम आए। बाढ़ वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण हो रहा है, कोई निर्माण कार्य चल रहा है, तो उससे भी बाढ़ आती है, तो उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नदियों के किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह बसाना। बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या की बसाव पर नियंत्रण करना, यानी कि जो बाढ़ के मैदान है जहाँ पर अत्यधिक बाढ़ आती है वहाँ पर लोगों का बसाव कम हो, जो वहाँ पर लोग हैं उन्हें दूसरी जगह ले जाया जाए ताकि उन्हें ज़्यादा हानि ना पहुँचे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्रों की स्थापना कर तूफान के आगमन की सूचना प्रसारित करके इससे होने वाले नुकसान के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यानी कि चक्रवात सूचना केंद्रों की स्थापना की जाए जिससे पता चल सके कि किन क्षेत्रों में बाढ़ ज़्यादा आ रही है। और देखिए भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन से क्षेत्र हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं, जिनमें ज़्यादा बाढ़ आती है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है क्योंकि ये सब गंगा नदी के किनारे हैं और भी जो ब्रह्मपुत्र वगैरह नदी है इनके सबके ये किनारे राज्य है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की अधिकांश नदियाँ विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में आकस्मिक बाढ़ आती रहती है। ये जो क्षेत्र है इनमें ज़्यादा बाढ़ आती रहती है। देखिए ये बाढ़ है, इससे नदियों का पानी बाहर आ जाता है और जो इलाके हैं वो डूब जाते हैं, लेकिन ये सुनामी से कम खतरनाक होती है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन अधिनियम, यानी कि आपदाओं से प्रबंध करने के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं वो पूरे विश्व ने बनाए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम आपदा किसी क्षेत्र में धरित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना है जो प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों या लापरवाही का परिणाम हो सकता है जिससे बड़े स्तर पर जान माल को क्षति, मानव पीढ़ी व पर्यावरण की हानि होती है। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो इसलिए बनाया गया है कि जो प्राकृतिक जो आपदा है वो ज़्यादा आने लगी है और इस कारण कुछ अधिनियम बनाए गए हैं जिन्हें प्राकृतिक वो आपदा प्रबंधन अधिनियम कहा जाता है। आपदा निवारण व प्रबंधन की अवस्थाएं। आपदा से पहले आपदा से संबंधित आंकड़ों व सूचना एकत्रित करना, आपदा संभावित क्षेत्रों को मानचित्र तैयार करना, लोगों को इसके बारे में जागृत करना, आपदा योजना बनाना, तैयार रहना, बचाव का उपाय करना। अभी हमने बताया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में शिक्षित करना कि जब बाढ़ आए तो वो उससे पहले ही अगर उनको संभावनाएं दिखती है तो वो अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर जाएं जिससे उनकी जान को नुकसान ना पहुंचे। और मानचित्र तैयार करना, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ वहाँ की जो आबादी होती है वो उनको दूसरे इलाकों में बसाना। और जो बाढ़ संभावित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर केंद्रों की स्थापना की जाए जिससे पता लग सके कि बाढ़ कब आने वाली है। और नदियों का अगर पानी जल स्तर बढ़ जाता है तो उससे पहले ही पता लग जाता है कि बाढ़ इन क्षेत्रों में आने वाली है। तो ऐसे कुछ उपाय हैं जो पूरे विश्व कर रहा है, तो उसे आपदा प्रबंधन अधिनियम कहा जाता है। अब देखिए आपदा के समय आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की सहायता करना, फंसे हुए लोगों को निकालना या इसकी व्यवस्था करना, आश्रम स्थलों का निर्माण, राहत कैंप की व्यवस्था, जल, भोजन व दवाइयों की आपूर्ति करना। यानी कि ऐसे क्षेत्र
जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, फिर वहाँ पर जो जनसंख्या भी अगर ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर कैंप लगाए जाएं, जबकि जैसे बाढ़ आए तो वहाँ पर ऐसी जो वो हॉस्पिटल वगैरह है वो भी लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पर दवाई का प्रबंधन हो सके और लोगों की जान बच सके। आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। आपदा के पश्चात यानी कि आपदा के बाद जो इससे प्रभावित लोग हैं उनकी पुनर्वास की व्यवस्था करना, कि वो वापस रह सके। अगर उनके जो घर है वो तबाह हो गए, बाढ़ के कारण डूब गए, तो उन्हें नए घर की निर्माण करवाना, सरकार को उनके नए घर बनवाना चाहिए। और भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए उन्हें क्षमता प्रदान की जानी चाहिए, मतलब उन्हें ऐसी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो वो भविष्य में आपदाओं से लड़ सके, यानी कि आपदाओं से इतना उन्हें नुकसान ना हो। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए और इसे बुक में अच्छी तरह से पढ़िए, तो आपको निश्चित ही चैप्टर समझ में आएगा। अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू, धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।